जब मैंने शुरू किया था ये काम 1975 में सीखना, तो मैं वसुंधरा कॉलोनी रहता था और एमजी फाटक पे काम करने जाता था। मात्र 10 साल की उम्र में 4-5 किलोमीटर सुबह पैदल काम सीखने जाता था, शाम को वापस आता था। रोजाना 8 से 10 किलोमीटर में पैदल चलता था। तो ये भी एक, मैं 10 साल तक सीखा तो तब तक पैदल ही जाता था। काफ़ी समय बाद में मैंने एक साइकिल ली थी, वो साइकिल से जाता था। जेब स्टोन्स की बात की जाए तो उसमें रूबी, माणक, पन्ना, एमरल्ड, नीलम, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर और सेक्ट्रीन, ऐसे बहुमूल्य रत्नों पे मैं काम करता हूँ, जिसमें बहुत बारीकी और छोटे प्रोडक्ट बनते हैं, जो ज़्यादातर ज्वेलरी या देवी देवता की मूर्तियाँ बनती हैं। और सेमी प्रीसियस में अगर देखते हैं तो बहुत सारे स्टोन्स हैं, जिसमें मैं करीब 70 से 80 स्टोन्स पे काम करता हूँ। पर वीडियो बनाएंगे, जे करो, जे करो। मैं पृथ्वीराज कुमावत, सिरसा गोद से। मेरा जन्म 1964 में जयपुर में हुआ था। मैं, मेरे परिवार में 5 बहन भाई हैं, 2 भाई और 2 बहन हैं मेरे, और हम सामान्य से बिलोंग करते हैं। 1975 से ये काम सीखना शुरू किया था, जो अभी तक कर रहा हूँ। मैंने अपने काम को सीखने के लिए 75 से शुरू किया था। 10 साल तक मैंने काम सीखा। मेरे गुरु हैं श्री छोटेलाल जी कुमावत, जो इमली वाले फटक पर रहते हैं। उस टाइम पे चंदन का काम होता था। 10 साल तक काम सीखने के बाद में मैंने अपना वर्कशॉप स्टार्ट किया, जो करीब मैं चंदन का काम करते करते 2000 तक मैंने चंदन का किया, फिर कदम की लकड़ी का किया। उसके बाद में 2008 से मैंने जेम स्टोन कार्विंग का काम शुरू किया, जो आज तक कर रहा हूँ। इस दौरान मुझे 2006 के लिए नेशनल अवार्ड मिला, 2004 के लिए मुझे नेशनल मेरिट मिला, मेरिट सर्टिफिकेट। और 1986-87 जब मैंने अपना काम शुरू ही किया था, तो मेरी एक बेस्ट कलाकृति लाल चंदन के लैम्प के लिए स्टेट अवार्ड, राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, जो कि शिवचरण माथुर उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनके हाथों से मिला मुझे ये सम्मान, जो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा मुझे 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर क्राफ्ट्समैन का अवार्ड मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा देश विदेश में भी मुझे कई अवार्ड और सम्मान मिले। उसमें एक है, मैं दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में 98 में गया था, तब मुझे एक अखबार में, वहाँ का खलीज टाइम्स में मेरे आर्टिकल पब्लिश हुआ था, मेरे प्रोडक्ट का फ़ोटो पब्लिश हुआ था। इसके अलावा मुझे 2006 के लिए मलेशिया में मिला था एक अवार्ड, और 2015 के लिए मैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी हांगकांग में अपना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने का मौका मिला। वहाँ मैंने एक बैंगल बनाया था, और वो वहाँ के म्यूज़ियम में आज भी डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा और भी मुझे देश विदेश से कई सर्टिफिकेट मिले हैं। इसके अलावा उदयपुर के लिए मुझे महाराणा सज्जन सिंह अवार्ड के लिए 2013 के लिए ये सम्मान मिला, जो वहाँ के राजा श्री अरविंद सिंह जी मेवाड़ के हाथों से मिला ये सम्मान। जब मैंने शुरू किया था ये काम 1975 में सीखना, तो मैं वसुंधरा कॉलोनी रहता था, एमजी फाटक पे काम करने जाता था। मात्र 10 साल की उम्र में 4-5 किलोमीटर सुबह पैदल काम सीखने जाता था, शाम को वापस आता था। रोजाना 8 से 10 किलोमीटर में पैदल चलता था। तो ये भी एक, मैं 10 साल तक सीखा तो तब तक पैदल ही जाता था। काफ़ी समय बाद में मैंने एक साइकिल ली थी, वो साइकिल से जाता था।
तो ये तो एक सीखने का स्ट्रगल हुआ। जब सीख लिया उसके बाद भी मार्केटिंग कैसे करें, देश विदेश में अपना काम भी मैंने एग्जीबिशन किया, भारत के कई शहरों में किया। इसके अलावा दुनिया के 10-11 देशों में मैंने अपना काम को एग्जीबिशन भी किया, सेल भी किया, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। और मार्केटिंग के लिए भी बड़ी मुश्किलें हुई कि कहाँ माल बेचना है, कहाँ से लेना है। तो ये अपने आप में ये बड़ी मुश्किल से ये आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ मैं, जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, मेरे काम की तारीफ़ करने लगे हैं, काम अच्छे से अच्छा करने लगा हूँ मैं। ये मेरा स्ट्रगल है एक। जब मैं कदम का काम करने लगा था तो उस टाइम पे वाजिब मजदूरी नहीं मिलती थी, या मान लो कि घर गृहस्थी चलाने के लिए भी मुझे उतना पैसा नहीं मिलता था जो मैं आराम से अपना जीवन यापन करूं। तो मुझे एक स्मॉल पर टर्न लेना पड़ा कि मैं दूसरा कोई काम या दूसरा कोई माध्यम देखूं काम करने के लिए। तो मुझे बेस्ट माध्यम यही लगा कि मैं जेम स्टोन पे काम शुरू करूँ। तो 2008 में मैंने जेम स्टोन का काम शुरू किया। 3-4 साल मुझे सीखने समझने में ही लग गए कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से टूल्स होते हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी होती है, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है, कहाँ तैयार माल बिकता है। ये सब सीखने में मुझे 4-5 साल लग गए। उसके बाद में मैंने काम भी अच्छा करने लगा और लोगों तक पहुंचने भी लगा। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने लगा, अच्छी प्राइस भी मिलने लगी। आज मुझे इस काम के लिए बहुत अच्छा मौका भी मिल रहा है। अपना काम देश विदेश में ऑर्डर भी मिलते हैं, एक्सपोर्ट के भी मिल जाते हैं। देश में कई जगह, दिल्ली, बम्बई जो बड़ी बड़ी सिटी है उसमें सप्लाई भी है आज मेरी। इसके अलावा मुझे जेम स्टोन के लिए ही 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर क्राफ्ट्समैन का अवार्ड मिला, जो मेरे लिए बड़ी बात है। अगर जेम स्टोन में काम को देखा जाए तो कौन से जेम स्टोन में मैं काम करता हूँ, इसमें प्रीसियस और सेमी प्रीसियस दोनों स्टोन्स में ही काम करता हूँ। ज़्यादातर हम लोग देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाते हैं, उसमें कुछ आर्ट स्कल्पचर भी होते हैं जो मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड होते हैं, कुछ होम डेकोर के हैं, कुछ क्रॉकरी हैं जो कप प्लेट हो गए, ग्लास हो गई, बाउल्स हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट भी बनता है जो होम डेकोर में आते हैं। और मेरी खासियत है कि मैं ज्वेलरी में भी कुछ काम करता हूँ, जैसे पेंडेंट्स हो गए, नेकलेस हो गए, ईयरिंग्स हो गई, ब्रेसलेट्स हो गए। इस तरह के भी काफ़ी मैं नए नए डिजाइंस पे काम करता हूँ, जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं और देश विदेश से मुझको इसके लिए ऑर्डर भी मिलते हैं। अगर प्रीसियस जेम स्टोन्स की बात की जाए तो उसमें रूबी, माणक, पन्ना, एमरल्ड, नीलम, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर और सेक्ट्रीन, ऐसे बहुमूल्य रत्न पे मैं काम करता हूँ, जिसमें बहुत बारीकी और छोटे प्रोडक्ट बनते हैं, जो ज़्यादातर ज्वेलरी या देवी देवता की मूर्तियाँ बनती हैं। और सेमी प्रीसियस में अगर देखते हैं तो बहुत सारे स्टोन्स हैं, जिसमें मैं करीब 70 से 80 स्टोन्स पे काम करता हूँ। पर ज़्यादातर जो कॉमन है वो जैसे ग्रीन एवेंचुरियन है, लाइट ग्रीन एवेंचुरियन है, रोज क्वार्ट्स है, क्रिस्टल को स्फटिक भी बोलते हैं, या रॉक स्टोन भी बोलते हैं, रॉक क्रिस्टल भी बोलते हैं। और इसमें एवेंचुरियन हो गया, लेब्रोडोराइट हो गया, लेपिडोलाइट हो गया, ऑस्ट्रेलियन जेड हो गया, नेफ्राइट जेड हो गया, सोडालाइट है। इस तरह से करीब 60-70 स्टोन्स में मैं काम करता हूँ। ये मेरी खासियत है। देश के युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज अगर हम देखते हैं तो एक आने वाली जनरेशन इस काम को सीख नहीं रही है। उसका रीज़न शायद ये है कि उनको लगता है कि इस काम में बहुत हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग को देखकर ही काम नहीं करते, जबकि इस काम में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। पैसा एक नौकरी करने वालों से ज़्यादा पैसा है इसमें। आप काम नहीं कर सकते हो तो अपने परिवार को हेल्प कर सकते हो, जो इस फील्ड में ऑलरेडी है। उसके लिए मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। मार्केटिंग में आज भी मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छी प्राइस मिलती है। जिस प्राइस में हम लेबर काम करते हैं उसके 2 से 3 गुना प्राइस आराम से राष्ट्रीय और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसका पैसा मिल जाता है, उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो अगर आप खुद काम नहीं कर सकते तो कम से कम मार्केटिंग में ही अपने परिवार को, या जो लोग कर रहे हैं उनको, जो दूसरे कारीगर हैं उनके लिए ही मार्केटिंग करें, तो आपका भी भला होगा और आर्टिजन का भी भला होगा। और ये आर्ट लुप्त नहीं होगी अगर उनको काम मिलता रहेगा। पर ज़रूरी है कि सीखे, थोड़ा बहुत ही सीखे, जैसे भी सीखे तो सीखना तो चाहिए।
जब ये आर्ट अपना जिंदा रह पाएगी। नहीं पता चला कि 10-20 साल बाद में जो हम इस पीढ़ी के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे साथ आर्ट भी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक हम देखते हैं कि लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रीसियस और सेमी प्रीसियस जेमस्टोन आते ही ऐसा लगता है कि बहुत महंगे प्रोडक्ट होंगे, कि आम पब्लिक को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रेट होगी, कि हमारे बजट में नहीं होगा या हमारे हमसे ख़रीदा नहीं जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब काम शुरू करते हैं तो इसमें 100-200 रुपये से लेकर 2-3 लाख रुपए तक की रेंज का, या उससे भी हायर में तो कोई लिमिट ही नहीं है, पर 2-3 लाख रुपए तक का हम जनरली बनाते हैं प्रोडक्ट। तो होम डेकोर में भी जैसे दिया है, हाथी है, छोटे छोटे ऐसे हैं आइटम जो एक आम आदमी भी 100-200 में गणेश भी मिल जाता है, तो एक आम आदमी भी खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा होगा अगर जेम स्टोन्स का। तो प्रीसियस ना ले, पर सेमी प्रीसियस बहुत महंगा नहीं होता, पर जेम स्टोन नहीं होता, उसकी अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे हम एक छोटा सा माणक का भी पहनते हैं जो 5-7 रत्ती का ही पहनते हैं, पर वो कितना इफेक्टिव होता है। जेम स्टोन्स को ज्योतिष शास्त्र में राशि रत्नों से जोड़ दिया, 9 रत्न जिसे हम कहते हैं। पर ये हर स्टोन की अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, और हर घर में इसको रखना भी चाहिए, क्योंकि ये इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ अपने आप में बेस्ट होती है घर में सुख शांति के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए। हर स्टोन की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। जो हीलर्स होते हैं या जो रेकी हीलर्स होते हैं वो इसी के नाम पे बेचकर काफ़ी अच्छे प्राइस में वो प्रोडक्ट बेच देते हैं, जबकि वो प्रॉपर्टीज सेम होती है, पर वो सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी ये वैल्यू है। जैसे ज्योतिषी बताता है कि एक पन्ना पहन लो, वो चाहे 10,000 का 20,000 का, उसे 51,000 में बेच देते हैं, 1 लाख रुपए में बेच देते हैं। तो वो सिर्फ वैल्यू बढ़ाने की ही एक तरीके होते हैं कि उसको वैल्यू बताओगे तो लोग समझ में आएगी तो खरीद लेते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो मेरे पास में अभी काफ़ी सारा कलेक्शन है। उसमें मिनीचर भी है और बड़े आइटम भी हैं, और मैं अभी इसको बढ़ावा दे रहा हूँ। पीछे मैं इसको शोरूम बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहा हूँ, और इसमें मेरे बच्चे भी साथ दे रहे हैं, बहू भी साथ दे रही हैं। वो इसको मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी, ऑलरेडी कई साइट्स पे डालते हैं, कई सोशल मीडिया पे डालते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये इसके अलावा जब पैसा आता है तो सभी को अच्छा लगता है कि प्रोडक्ट बिक रहा है, अच्छे प्राइस पे बिक रहा है, तो यही अपने आप में एक एंजॉय है। जैसे ही कोई प्रोडक्ट बिकता है मुझे अपने आप में खुशी होती है, और दोबारा अच्छे उत्साह से काम में लग जाता हूँ। तो ये जितना पैसा अगर मुझे अच्छे प्राइस मिलती है तो मेरा उत्साह बढ़ जाता है। तो यही एक काम को ही करना ही एंजॉय करता हूँ, उसको और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। और इस क्राफ्ट को लेकर मार्केटिंग व्यवस्था को देखा जाए तो अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई कोविड काल को लेकर परेशान हुआ है, कोरोना की वजह से कोई परेशान हुआ है, तो वो हस्तशिल्पी वर्ग ज़्यादा परेशान हुआ है, क्योंकि इसका मेनली जो मार्केट है वो टूरिस्ट पे डिपेंड है। जब तक आपके टूरिस्ट नहीं आएगा, चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट हो, इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, जब तक वो आएगा नहीं, ज़्यादा प्रोडक्ट टूरिस्ट प्लेस पे बिकते हैं हमारे। अगर शॉप्स देखी जाए हैंडीक्राफ्ट की तो टूरिस्ट प्लेस पे होती है। जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो हैंडीक्राफ्ट बिकेगा नहीं, हैंडीक्राफ्ट बिकेगा नहीं तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो आर्टिजन के पास में काम नहीं होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से भी और अपने भारत सरकार से भी, दोनों से ही ये अपेक्षा करता हूँ कि वो कम से कम मार्केटिंग में कारीगरों की हेल्प करे, या एक फंड इकट्ठा करे कि ये कम से कम हर आर्टिजन से कुछ हर महीने कुछ प्रोडक्ट खरीदें उनसे। उनके पास में स्टॉक है बेचने के लिए, तो पर बिक नहीं रहा माल। अगर वो थोड़ा बहुत हर कारीगर से एक लिमिट कर दे, 10,000 महीने की, 20,000 महीने की, इतना प्रोडक्ट खरीद लेंगे, और बाद में अपने मार्केटिंग है, उनके शोरूम्स हैं, उनके थ्रू बेचे। जैसे CCI के हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के अपने शोरूम हैं हैंडीक्राफ्ट बेचने की, उन पर बेचे तो कम से कम आर्टिजनों को एक संबल मिलेगा, तो वो अपने आप काम को ठीक ढंग से कर पाएंगे। इसके अलावा कर रहे हैं, जैसे राजस्थान ने भी अभी हस्तशिल्प नीति की घोषणा की है, शायद उन्होंने अभी लागू नहीं किया है, पर उन्होंने हस्तशिल्प नीति बनाई है। जो एग्जीबिशन में जाते हैं तो उसका भी दैनिक भत्ता देते हैं, माल का भी देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देते हैं। वो एक अच्छा उपाय है और अच्छा एक कदम है जो सराहनीय है। कई तरह से उन्होंने मार्केटिंग म्यूज़ियम ये बनाने की उसमें घोषणा की है कि मार्केटिंग किस तरह से करेंगे हम, डिजाइन्स के डाटा बैंक बनाएंगे, वो डिज़ाइन सेंटर खोलेंगे,
हेल्प सेंटर खोलेंगे, म्यूज़ियम अपने राजस्थान के कई शहरों में उन्होंने घोषणा की है कि म्यूज़ियम बनाएंगे। अपने राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्ट में भी उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया है, जहाँ पे अभी पद्मश्री 2-3, जिसमें अर्जुन जी हैं, एक अपने बगरू के हैं शिल्पी पद्मश्री, उनकी है, तो वहाँ कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। नेशनल अवार्ड की है, शिल्प गुरु की है, तो वो एक अच्छा कदम है। कम से कम लोग जाएं और देखें। पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा तो देखने कौन जाएगा। तो ये एक बड़ा कारण है अभी इस काम को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल होगा काम को जिंदा रखना। बहुत से ऐसे क्राफ्ट है जो आज भी ख़त्म होने की कगार पे है। अगर सरकार कुछ सहायता नहीं करेगी तो शायद वो लुप्त प्राय हो जाएंगे।